This video is based on the topic the types of sterilization process. सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टरलाइजेशन है क्या। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी जगह या किसी ऑब्जेक्ट या किसी मटेरियल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स इन सभी से एब्सोल्युटली फ्री करवाया जाता है। यहाँ पर एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्टरलाइजेशन एक एब्सोल्यूट प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी जगह या प्रोडक्ट को 100% फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किया जाता है, यानी कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इफेक्टिव स्टरलाइजेशन केवल तभी अचीव किया जा सकता है जब स्टेरिलेंट यानी कि जो एजेंट या फैक्टर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कॉजिंग एजेंट स्टरलाइज होने वाले मटेरियल या स्टरलाइज होने वाली सरफेस के साथ प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम के लिए कांटेक्ट में रहे। जैसे कि मान लीजिए कोई सरफेस है और कोई फैक्टर है जैसे स्टीम, तो जब तक स्टीम उस ऑब्जेक्ट से प्रॉपर टाइम तक प्रॉपर वे में कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक स्टेरिलाइजेशन प्रॉपरली अचीव नहीं होगा। यहाँ स्टीम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। स्टेरिलाइजेशन के लिए कई फैक्टर या पैरामीटर्स हैं जो स्टेरिलाइजेशन अचीव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, इंटेंसिटी एंड टाइम ऑफ रेडिएशंस एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं कि स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन प्रोसेस को मेनली 4 टाइप्स की क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स जिसमें थर्मल एंड नॉन थर्मल मेथड्स आते हैं। थर्मल मेथड्स में मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट आते हैं। मॉइस्ट हीट में बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन। ड्राई हीट में फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन, ये सब आते हैं। नॉन थर्मल मेथड्स यानी कि जिन मेथड्स में हीट यूज नहीं करते उनमें रेडिएशंस आते हैं। रेडिएशन भी 2 टाइप के होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें एक्सरे और गामा रेज आते हैं, जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इनमें यूवी रेज आते हैं। केमिकल मेथड्स में काफ़ी सारे केमिकल्स आते हैं जिन्हें लिक्विड और गैस की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। साथ ही मैकेनिकल मेथड्स में स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसमें फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रासोनिक स्टरलाइजेशन प्रोसेस आती हैं। एक कैटेगरी और होती है जिसमें 2 या 3 मेथड्स को कंबाइंड वे में यूज़ करते हैं, जैसे हीट प्लस बैक्टीरिसाइड और प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। तो आगे वीडियो में कुछ सिलेक्टिव मेथड्स को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड जो कि मॉइस्ट हीट कैटेगरी में आती है उस मेथड की बात करते हैं। ये मेथड है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत आने वाली ऑटोक्लेविंग प्रोसेस की। ऑटोक्लेव एक डिवाइस है जिसमें स्टीम यानी कि हीट प्लस मॉइस्चर का यूज करते हैं अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस। इस प्रोसेस में टेम्परेचर रेंज 121 डिग्री सेल्सियस से 134 डिग्री सेल्सियस तक होती है अंडर हाई प्रेशर अराउंड 15 psi, ताकि स्टीम स्टरलाइज होने वाले मटेरियल में अच्छे से पेनिट्रेट कर सके और प्रोडक्ट प्रॉपरली स्टरलाइज हो सके। अलग अलग टेम्परेचर को अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के साथ कंबाइंड किया जाता है, जैसे कि 121 डिग्री सेल्सियस को 15 से 20 मिनट और 134 डिग्री सेल्सियस को 3 से 10 मिनट के लिए मेंटेन करते हैं अंडर प्रेशर रेंज ऑफ 15 टू 30 psi। ये जो टेम्परेचर और प्रेशर लिए जाते हैं ये डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल है जिसको स्टरलाइज करना है, उस मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है और किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना है। ऑटो ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट के कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो सेलुलर प्रोटीन है वो सेलुलर प्रोटीन्स कोएगुलेट होकर डीनेचर्ड हो जाती हैं और सेल नॉन फंक्शनल होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑटोक्लेविंग प्रोसेस को कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्जिकल टूल्स, सिरिंजेस,
सर्जिकल ग्लव्स, ग्लासवेयर्स एक्सेट्रा। माइक्रोबायोलॉजी में जो सेल कल्चर मीडिया होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए भी ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन का सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है। इस मेथड से सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पोर्स को किल किया जा सकता है। ये मेथड हीट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऐसे मटेरियल जो मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर पर खराब नहीं होते। ये इस मेथड की एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि इस मेथड के थ्रू उन्हीं मटेरियल को यूज किया जा सकता है जो हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, मॉइस्चर एंड हाई प्रेशर पर खराब नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो मॉइस्चर की वजह से डिग्रेड या खराब हो जाते हैं। दूसरा मेथड है ड्राई हीट मेथड के अंतर्गत आने वाला टाइप हॉट एयर ओवन का। इस मेथड में हाई टेम्परेचर का यूज होता है, मगर मॉइस्चर फ्री कंडीशन में। ये मेथड ऐसे मटेरियल्स को स्टेरलाइज करने में यूज होता है जो मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव होते हैं मगर हाई प्रेशर को सहन कर सकते हैं, जैसे कि पाउडर्स, ऑयल्स, ग्लासवेयर और मेटल इंस्ट्रूमेंट। ड्राई हीट मेथड से स्टेरलाइजेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो है हॉट एयर ओवन, जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज 50 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हॉट एयर ओवन में ड्राई टेम्परेचर की वजह से जो माइक्रोबियल सेल के सेलुलर कंपोनेंट्स, उसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो जाते हैं और सेल डिस्ट्रॉय या किल हो जाती है। हॉट एयर ओवन को प्रॉपर स्टरलाइजेशन अचीव करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर अलग अलग टाइम के लिए ऑपरेट करते हैं, लाइक 150 डिग्री सेल्सियस पर 150 मिनट के लिए, 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर के लिए, 170 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए। इस मेथड में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ड्राई हीट होने की वजह से हीट को मटेरियल में पेनिट्रेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द मॉइस्ट हीट मेथड। अगर हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन प्रोसेस की एप्लीकेशंस की बात करें तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि मॉइस्चर से ख़राब हो सकते हैं उन्हें हॉट एयर ओवन मेथड से स्टरलाइज किया जा सकता है, जैसे कि ऑयल, पाउडर्स, एनहाइड्रस ऑयल्स, साथ ही पेट्री डिशेज, टेस्ट ट्यूब्स, अदर ग्लासवेयर्स एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट जो कि लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं उनको भी इस मेथड से स्टरलाइज कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स को इस स्पेसिफिक मेथड से स्टरलाइज करते हैं, और मॉइस्चर ना होने की वजह से जो मेटल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भविष्य में कोरोजन की यानी कि जंग से खराब होने की संभावना भी नहीं होती। बट इस मेथड की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ड्राई हीट की पेनिट्रेशन पावर कम होने की वजह से इसमें टेम्परेचर को ज़्यादा देर तक मेंटेन रखना पड़ता है, यानी कि मटेरियल को लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्टरलाइज होने के लिए रखना पड़ता है। मॉइस्ट हीट मेथड की तुलना में ये मेथड थोड़ा सा कम इफेक्टिव माना जाता है। प्लास्टिक और रबर के जो मटेरियल हैं वो इस मेथड्स के थ्रू स्टरलाइज नहीं किए जा सकते। अगली प्रोसेस का टाइप हम लेंगे कंबाइंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस का। कंबाइंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस यानी कि जिसमें स्टरलाइजेशन को अचीव करने के लिए दो प्रोसेस को कंबाइन किया गया है। एक प्रोसेस है हीटिंग एंड दूसरी प्रोसेस है बैक्टीरियासाइड्स को ऐड करना। बैक्टीरियासाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को किल करते हैं। इस मेथड की खास बात यह है कि जब हम ज़्यादा हीट या टेम्परेचर का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो लोअर हीट कंडीशन में जो बैक्टीरियासाइड्स हैं उनको ऐड करने से प्रोडक्ट स्टरलाइज हो सकता है। इसकी जो मैकेनिज्म है स्टरलाइजेशन की, उसमें टेम्परेचर 60 से 80 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। साथ ही मटेरियल में, यानी जिस मटेरियल को हम स्टरलाइज कर रहे हैं उस मटेरियल में बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स को ऐड कर देते हैं, जैसे कि एल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स एक्सेट्रा। तो हीट फैक्टर जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है,
जिसकी वजह से बैक्टीरियासाइड्स जो केमिकल है वो सेल के अंदर आसानी से पेनिट्रेट हो सकते हैं और बैक्टीरियल सेल को जल्दी किल कर देते हैं। इस मेथड का एडवांटेज है कि इस मेथड में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ता, यानी कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स, और बैक्टीरियासाइड्स भी कम कंसंट्रेशन में ज़्यादा इफेक्ट देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियासाइड्स जितना कम डालेंगे किसी भी मटेरियल में उतना ज़्यादा सेफ होता है। क्योंकि हीट की वजह से बैक्टीरियासाइड्स की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, इसलिए बैक्टीरियासाइड्स का कंसंट्रेशन कम लेना पड़ता है। ये प्रोसेस हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए भी सूटेबल होता है। इस मेथड का उपयोग स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री में होता है और ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी जिन्हें स्टरलाइज करने के लिए हाई टेम्परेचर का यूज़ नहीं कर सकते। इस मेथड में कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, जैसे एल्कोहल प्लस हीट, इसमें टेम्परेचर को एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम रखा जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस हीट एंड क्लोरीन कंपाउंड्स प्लस हीट। अगली मेथड है मॉइस्ट हीट कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली प्रोसेस पाश्चराइजेशन। इस प्रोसेस को लुइस पाश्चर ने डिस्कवर किया था फूड मटेरियल, स्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रिजर्वेशन और उनकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। पाश्चराइजेशन प्रॉपर स्टरलाइजेशन से थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। यह एक पार्शियल स्टरलाइजेशन की प्रोसेस है, यानी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट रिमूवल नहीं होता है। इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट ऑल माइक्रोबियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मगर हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज और स्पोर्स एंड सम स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज लाइक बैसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया इस प्रोसेस से डिस्ट्रॉय नहीं होते, मगर इस प्रोसेस में इनकी जो ग्रोथ है या सेल रेप्लिकेशन बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये वायबल बैक्टीरियाज एंड स्पोर्स जल्दी प्रोडक्ट को ख़राब या स्पॉइल नहीं कर पाते हैं और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। पाश्चराइजेशन प्रोसेस में प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक डिसाइडेड टेम्परेचर पर एक फिक्स टाइम के लिए रखा जाता है, जिसे होल्डिंग टाइम कहते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट या मटेरियल को बहुत तेज़ी से रैपिडली ठंडा करते हैं, जिसके कारण माइक्रोबियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस डिस्ट्रक्शन के जो प्रमुख कारण हैं वो हैं हीट एंड रैपिड कूलिंग की वजह से माइक्रोबियल सेल के प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स का डीनेचुरेशन, माइक्रोबियल प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर का डैमेज होना, और फाइनली माइक्रोबियल सेल्स की जो मेटाबॉलिक पाथवे है उनका डिस्रप्शन। इस तरह पाश्चराइजेशन से माइक्रोबियल सेल डिस्ट्रॉय होती है। पाश्चराइजेशन कई टाइप का होता है, जिसमें से कुछ टाइप हैं, जैसे पहला टाइप लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसमें कम टेम्परेचर यानी कि लगभग 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट की हीटिंग होती है। दूसरा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें मटेरियल को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 सेकंड के लिए हीट करते हैं। तीसरा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसमें मटेरियल को 135 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 5 सेकंड के लिए हीट करते हैं एंड देन रैपिडली कूल करते हैं। फिर स्टरलाइज्ड मटेरियल को एसेप्टिक कंडीशन में स्टोर करते हैं। इस तरह फूड, मिल्क एंड बेवरेजेस की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। पाश्चराइजेशन की एप्लीकेशंस मेनली मिल्क, मिल्क क्रीम, योगर्ट या सभी मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट जूसेस, इनको पैथोजन फ्री करने के लिए होती है। एग एंड एग कंटेनिंग फूड मटेरियल्स को साल्मोनेला बैक्टीरिया से फ्री करना भी पाश्चराइजेशन से पॉसिबल होता है। ये प्रोसेस सॉसेज, सूप्स एंड कैंड फूड के प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगला मेथड है टिंडलाइजेशन का। यह एक फ्रैक्शनल मेथड माना जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रोलॉन्ग हीटिंग के बजाय हीटिंग एंड कूलिंग के कई साइकिल्स के थ्रू स्टरलाइजेशन को अचीव किया जाता है। यह मेथड बैक्टीरिया के साथ साथ स्पेसिफिकली
स्पोर्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का टाइप है, मगर इसमें ऑटोक्लेव से कम हीट का या टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। इसकी प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस में मटेरियल को 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए हीट करते हैं। फिर इसे ठंडा करके 24 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं या इंक्यूबेट करते हैं। इस तरह रूम टेम्परेचर पर रखने से जो स्पोर्स फर्स्ट हीटिंग में डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, वो स्पोर्स इंक्यूबेट करने पर वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तभी अगले 24 आवर में हम इसे फिर से 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं। तो इस तरह से जो स्पोर वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह 3 से 4 साइकिल के थ्रू स्पोर फॉर्म को वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा करवा कर उन्हें फिर से हीट करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। टिंडलाइजेशन प्रोसेस में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, जो कि ऑटोक्लेव की तुलना में कम होता है। इसमें 15 से 30 मिनट की हीट और 24 आवर्स का इंक्यूबेशन ड्यूरेशन होता है, जिसे एक साइकिल कहा जाता है। ऐसी लगभग 3 से 4 साइकिल का यूज़ करते हैं एक बार की जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। यानी इस एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। इस प्रोसेस की एप्लीकेशन की बात करें तो ये प्रोसेस स्पेसिफिकली ऐसे कल्चर मीडिया जिनमें एग मटेरियल या जिलेटिन प्रेजेंट होता है, ऐसे कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज करने के काम आती है। अगर ऑटोक्लेव ना हो तो इस मेथड को ऑटोक्लेविंग के अल्टरनेट मेथड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोक्लेव में भी स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू भी स्पोर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड यानी टिंडलाइजेशन प्रोसेस का एक सबसे अच्छा एडवांटेज यह है कि ऐसे मटेरियल जिनमें स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करना है लेकिन हम उन्हें ज़्यादा हीट भी नहीं दे सकते, ऐसे मटेरियल्स को टिंडलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू स्टेरिलाइज किया जा सकता है। केवल उन मटेरियल के लिए स्पेसिफिकली ये प्रोसेस बहुत सूटेबल है, क्योंकि ऑटोक्लेव से कम टेम्परेचर का यूज़ करके भी हम स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट इस प्रोसेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये है कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बहुत लंबा यानी कि लगभग 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। और अगर 3 से 4 दिन की जो साइकिल्स हैं यानी कि 3 से 4 जो साइकिल्स हैं उसके बाद भी अगर सभी स्पोर्स वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए तो स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली अचीव नहीं किया जा सकती। टिंडलाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझाने का प्रयास कुछ इस तरह से है। मान लीजिए कि वेजिटेटिव सेल्स जिन्हें कि रेड कलर की डॉट्स के रूप में दिखाया गया है और स्पोर्स जिन्हें ब्लू कलर की डॉट्स के रूप में दिखाया गया है। मान लीजिए किसी फॉर्मुलेशन या मटेरियल में स्पोर्स एंड वेजिटेटिव सेल्स दोनों प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट हीटिंग के बाद स्पोर्स तो अनइफेक्टेड रहेंगे, बट वेजिटेटिव सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है कि टिंडलाइजेशन प्रोसेस में हीट या टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता कि स्पोर्स डिस्ट्रॉय हो सकें। तो फर्स्ट हीट में स्पोर्स तो अनइफेक्टेड रहेंगे, बट वेजिटेटिव सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब इस मटेरियल को रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट करेंगे। तो इंक्यूबेशन के बाद कुछ स्पोर्स अगेन वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट हीटिंग से ये वेजिटेटिव सेल्स जो स्पोर्स फॉर्म से वेजिटेटिव सेल फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी, ये वेजिटेटिव सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इस तरह कुछ और स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करके स्पोर्स की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अभी भी कुछ स्पोर्स बचे हुए होंगे जो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट
नहीं हुए होंगे। तो इस मटेरियल को फिर से इंक्यूबेट करते हैं 24 आवर्स के लिए, ताकि बचे हुए स्पोर्स भी वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और फिर से इन्हें हीट करके डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इस तरीके से 3-4 साइकिल को रिपीट करके उसके बाद स्पोर्स को अगेन एंड अगेन वेजिटेटिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करके फिर उन्हें हीट करके उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस तरीके से टिंडलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं किसी मटेरियल में। अब अगली मेथड देखते हैं जो है रेडिएशन। रेडिएशन में आयोनाइजिंग रेडिएशन की। आयोनाइजिंग रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं जो कि माइक्रोबियल सेल में प्रेजेंट सेल्यूलर मटेरियल के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाकर आयन प्रोड्यूस करते हैं और सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन दो तरह से काम करते हैं, एक डायरेक्ट डैमेज और दूसरा इनडायरेक्ट डैमेज। डायरेक्ट डैमेज में हाई एनर्जी रेडिएशंस सेल के जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए आरएनए को ब्रेक करके उनके रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोबियल सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनडायरेक्ट डैमेज मैकेनिज्म में शॉर्ट वेवलेंथ के आयोनाइजिंग रेडिएशंस आयोनाइजेशन के जरिए सेल्यूलर फंक्शंस को ब्लॉक करते हैं और सेलुलर एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करके सेल डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल है गामा रेज, जो कि कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 रेडियो एक्टिव आइसोटोप से निकलती हैं और इनकी पावर इतनी होती है कि ये सील्ड प्रोडक्ट या पैक्ड मटेरियल को भी स्टरलाइज कर सकती हैं, मगर बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं। गामा रेज को ह्यूमन टिश्यूज, प्लास्टिक सिरिंजेस, निडल्स, सर्जिकल ब्लेड्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, प्लास्टिक ग्लव्स, मास्क, इन सब को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी थोड़ी सी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये भी है कि रेडियो एक्टिव रेज होने की वजह से ये कैंसर या दूसरी डिजीज़ कॉज कर सकती हैं अगर किसी ह्यूमन एक्सपोजर इनका होता है, यानी कि अगर ये रेडिएशन किसी ह्यूमन पर पड़े तो इसकी वजह से कोई डिजीज या नुकसान हो सकता है। दूसरा, ये कभी कभी मटेरियल के कलर, टेक्सचर या सॉल्युबिलिटी को भी अफेक्ट करती हैं, एंड दिस इज एक्सपेंसिव मेथड। अब बात करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड की। इस मेथड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं, जिनकी एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशन की तुलना में कम होती है और ये सेलुलर मटेरियल को आयोनाइज नहीं कर पाती, मगर इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इनका एग्जाम्पल है यूवी रेज। इनकी वेवलेंथ 100 से 400 नैनोमीटर तक होती है, मगर इसमें भी 200 से 280 नैनोमीटर जो रेंज वाली जो रेज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये वेव्स सेल के जेनेटिक मटेरियल डीएनए में थाइमिन डाइमर्स प्रोड्यूस करती हैं। थाइमिन डाइमर्स के फॉर्मेशन से डीएनए ब्रेक डाउन हो जाता है और सेल नॉन फंक्शनल होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। यूवी रेज की एप्लीकेशन की बात करें तो ये रेज जो हैं ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ की जाती हैं, खासतौर पर वाटर को स्टरलाइज करने के लिए। हॉस्पिटल्स में रूम को एसेप्टिक बनाने में इनका यूज़ होता है। ऑपरेशन थिएटर्स में जो रूम्स हैं, जो टेबल्स हैं, जो सरफेसेस हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इन सब को स्टरलाइज करने में यूवी रेज का उपयोग होता है। इनका एडवांटेज है कि ये नॉन केमिकल एजेंट हैं, इसलिए कोई केमिकल रिएक्शन या रेसिड्यू फॉर्मेशन नहीं होता। ये क्विक एंड इफेक्टिव मेथड है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हैं उनकी तुलना में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कम हार्मफुल होते हैं और किसी प्रकार की हीट जनरेट नहीं होती। बट इनका एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन की तुलना में इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, इसलिए ज़्यादा डेंस या ज़्यादा ओपेक लिक्विड्स जो हैं उनको इस यूवी स्टरलाइजेशन मेथड से प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया जा सकता। यूवी रेस का ज़्यादा एक्सपोजर प्लास्टिक कंटेनर्स को कभी कभी खराब भी कर देता है।
अगर आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस को कंपेयर करें तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एनर्जी लेवल कम होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करती हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली माइक्रोबियल सेल को किल करती हैं। इसलिए ज़्यादा डेंस या जो पैक्ड मटेरियल है उनको स्टरलाइज करने के लिए आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं। चूंकि आयोनाइजिंग रेडिएशन रेडियो एक्टिव आइसोटोप से एमिट होते हैं, इसलिए इनके यूज़ के दौरान ह्यूमन सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उनका ह्यूमन एक्सपोजर डिजीज़ कॉज कर देता है। तो ये कुछ मेथड्स हमने यहाँ पर देखे स्टरलाइजेशन के। वैसे तो मेथड्स और भी बहुत सारे हैं, बट वीडियो की लेंथ को ज़्यादा होने की वजह से कुछ लिमिटेड मेथड्स को ही डिस्क्राइब किया है अभी। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।